हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हमने इवोल्यूशन देखा था कि किस प्रकार से विकास क्रम रहा है। साइंस ऑफ सोल से लेके साइंस ऑफ बिहेवियर तक का इसका विकास क्रम रहा है और इस दौरान अलग अलग स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए और उन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए या साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए। उनमें सबसे पहला नंबर आता है स्ट्रक्चरलिज्म का, जिसे साइकोलॉजी के फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कूल के जो संस्थापक जो थे वो थे विल्हम वुंड, जिन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी या साइंटिफिक साइकोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। विल्हम वुंड के अलावा जो मेजर थिंकर रहे थे स्कूल के वो थे एडवर्ड टिचनर। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, स्ट्रक्चरलिज्म ने इस बात पे फोकस किया कि कॉन्शसनेस जो है उसकी क्या स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब माइंड की अलग अलग स्ट्रक्चर्स को उन्होंने फोकस किया। स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना ये था कि कोई भी जो संपूर्ण चीज है वो उसके एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसका मतलब उन एलिमेंट्स पर फोकस करना चाहिए ताकि होल्स को समझा जा सके। विल्हम वुंड ने अपने रिसर्च के दौरान जो अपने प्रिंसिपल्स बनाए थे उन्होंने अपनी बुक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी जो 1873 में पब्लिश हुई थी उसमें पब्लिश करवाया। इसके साथ ही इसके 6 साल बाद 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश किया। इसका पर्पस था माइंड की सिस्टमेटिक स्टडी करना। कहने का मतलब माइंड की स्ट्रक्चर्स को समझना। जैसे कि विल्हम वुंड जर्मनी के थे और इन्होंने जर्मनी में ही पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो थी वो एस्टेब्लिश की थी। लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि जब फर्स्ट लेबोरेटरी की बात की जाए साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल, वो तो विल्हम वुंड ने स्थापित की थी, लेकिन टीचिंग पर्पज से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के पर्पज से एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में जो पहली लेबोरेटरी स्थापित की गई थी वो की गई थी विलियम जेम्स के द्वारा 1871 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जब साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी की बात की जाए तो वो पहले लिप्जिंग में स्थापित विल्हम वुंड की ही मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर के रूप में विल्हम वुंड को जरूर जाना जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म की जो मेन फॉर्म जो थी वो उनके डिसिपल, उनके शिष्य टिचनर के द्वारा स्थापित की गई थी। क्योंकि विल्हम वुंड का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो वॉलंटरिज्म का था, जो ही बाद में स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से डेवलप हुआ उनके डिसिपल टिचनर के द्वारा। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रक्चरलिज्म ने माइंड की स्ट्रक्चर पर फोकस किया था और माइंड की स्टडी के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड इजाद किया गया था टिचनर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जब हम साइकोलॉजी के मेथड्स पढ़ेंगे उसको स्टडी करने के, उसमें एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड आएगा जो माइंड की स्टडी करता है उसकी स्ट्रक्चर की। तो ये जो मेथड है वो स्ट्रक्चरलिज्म के द्वारा विकसित किया गया था, टिचनर के द्वारा इस मेथड को डेवलप किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। टिचनर का मानना था कि साइकोलॉजी एक साइंस के रूप में अगर किसी वस्तु का अध्ययन करती है तो उस वस्तु का अध्ययन उसे उसी रूप में करना चाहिए जिस रूप में वस्तु पाई जाती है। तो कहने का मतलब जैसा एग्जिस्ट करती है उसी फॉर्म में उसका अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए साइकोलॉजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ह्यूमन माइंड को समझना अगर है तो इसकी स्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी होता है। टिचनर के अनुसार साइकोलॉजी को एक कॉन्शसनेस की साइंस के रूप में माना जा सकता है या हम इसे एक्सपीरियंस की स्टडी के रूप में इसे मान सकते हैं। उनके अनुसार कॉन्शसनेस और एक्सपीरियंस को 3 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा जा सकता है। हालांकि इस विचार का बाद में खंडन भी किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया था विलियम जेम्स के द्वारा, जो हम आगे पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म के अंदर। टिचनर का मानना यह था कि कॉन्शियसनेस जो है उसको 3 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा जा सकता है। कहने का मतलब जो भी आदमी का एक्सपीरियंस है उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। पहला है फिजिकल सेंसेशन, दूसरा है फीलिंग, तीसरा है इमेजेस जिसे मेमोरीज या ड्रीम कहा जाता है। सामान्य भाषा में देखिए, फिजिकल सेंसेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज मान लो हमसे टच होती है तो हम क्या फील करते हैं, वो है फिजिकल सेंसेशन। उसके बाद हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, वो है हमारी फीलिंग। और तीसरा, उस चीज को देखकर या उसको सोचकर हमारे दिमाग में कुछ मेमोरी बन जाती है, कुछ ड्रीम्स बन जाती है, इमेजेस बन जाते हैं जिसके अंतर्गत ड्रीम्स को शामिल किया जाता है। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कॉन्शसनेस को। और आदमी अगर किसी चीज का एक्सपीरियंस करता है तो वो एक्सपीरियंस इन 3 बेसिक एलिमेंट से होकर ही गुजरता है। इन बेसिक एलिमेंट्स को बांटने में टिचनर ने काफी अध्ययन किया था और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ह्यूमन माइंड की जो स्ट्रक्चर जो है
वो लगभग 30,000 के आसपास जो सेंसेशन, फीलिंग्स, इमेजेस जो है उनसे मिलकर बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्ट्रक्चरलिज्म का प्रारंभ जो था वो विल्हम वुंट ने किया था और इसको आगे पॉपुलराइज जो किया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड के साथ वो उनके शिष्य टिचनर ने किया था। विल्हम वुंट के एक और शिष्य हुए थे जिनका नाम था मैकिन कैटल, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने साइकोलॉजी के अंतर्गत इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर अध्ययन किया था। तो ये है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत मुख्य फोकस यही है कि माइंड की स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया है और माइंड की स्टडी के लिए इसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया गया था। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के क्या एजुकेशनल इंप्लीकेशंस है। कहने का मतलब एजुकेशन में कहां हमें मदद मिलती है स्ट्रक्चरलिज्म के द्वारा। स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो ये रहा है कि इसने साइकोलॉजी को फिलोसफी और मेटाफिजिक्स से अलग एक ब्रांच के रूप में डेवलप करवाया है। इसके साथ ही जो विल्हम वुंट ने पहली लेबोरेटरी साइकोलॉजी की एस्टेब्लिश की थी, उसके साथ ही स्ट्रक्चरलिज्म का ये योगदान रहा कि जितनी भी साइंटिफिक स्टडी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत, उन सब का आधार जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म ही रहा है। और आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी के किसी भी फील्ड के अंतर्गत लेबोरेटरी टर्म्स को सुनते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो स्ट्रक्चरलिज्म का रहा है। कहने का मतलब साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी के रूप में डेवलप करवाने में स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हम कह सकते हैं कि जो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उन सब की आधारशिला जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म ही रहा है। इसके साथ ही स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे बड़ा योगदान रहा है इंट्रोस्पेक्शन मेथड को डेवलप करवाना। हालांकि इस मेथड का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव है। इसके बावजूद बिहेवियर की स्टडी में इंट्रोस्पेक्शन मेथड का बहुत बड़ा रोल रहता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता क्या है वो हम आगे जब मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म, विल्हम वुंट इसके फादर थे। जैसा कि स्ट्रक्चरलिज्म ने माइंड की स्ट्रक्चर पर फोकस किया था, अब इसको चैलेंज किया गया था अगले स्कूल फंक्शनलिज्म के द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शनलिज्म को। जैसा कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत माइंड की स्ट्रक्चर क्या है उसकी स्टडी पे फोकस किया गया था, फंक्शनलिज्म उसके विपरीत माइंड की स्ट्रक्चर पर फोकस न करके माइंड कैसे फंक्शन करता है इस बात पर फोकस करता है। फंक्शनलिज्म के जो मेन बेसिस में देखा जाए तो वो दो सिद्धांत कहे जा सकते हैं। पहला है चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है, विकासात्मक जैव विज्ञान जो उनका रहा है कि विकास प्रक्रिया कैसे हुई है। इसके साथ ही विलियम जेम्स की जो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी जो है वो इसके डेवलपमेंट में मुख्य आधार रही है। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म के जो फाउंडर जो थे वो विल्हम वुंट थे, फंक्शनलिज्म के जो फाउंडर है वो है विलियम जेम्स जो कि अमेरिका के थे। उन्होंने अपनी पहली फॉर्मल बुक लिखी थी साइकोलॉजी की, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में पब्लिश हुई थी। इसके साथ ही विलियम जेम्स ने अपने लेक्चर्स की जो एक सीरीज जो थी, जो उन्होंने टीचर से बात की थी, वो अपनी फेमस बुक जो टाइटल था टॉक टू टीचर, जो 1899 में पब्लिश हुई थी, उसमें प्रकाशित करवाए थे। जैसा कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत टिचनर ने इस बात पे फोकस किया था कि एक्सपीरियंस जो है उनको बेसिक एलिमेंट्स में बांटा जा सकता है, लेकिन विलियम जेम्स ने क्लेम किया कि कॉन्शसनेस या एक्सपीरियंस को एलिमेंट्स में बांटा ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे अपने आइडियाज, थॉट्स, सेंसेशन और परसेप्शन को अलग अलग किया जा सके, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म इस बात को बिल्कुल नहीं बताता कि माइंड आखिर वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। इसी कारण इन बेसिक एलिमेंट्स को नकारते हुए विलियम जेम्स ने मेंटल लाइफ और बिहेवियर की थ्योरी का समर्थन किया और उनका ये सिद्धांत फंक्शनलिज्म के नाम से जाना गया, जिसका मुख्य फोकस था कि माइंड फंक्शन कैसे करता है, उसकी स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। विलियम जेम्स का मानना था कि माइंड जो है वो अभी हाल ही में डेवलप एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए माइंड का जो फंक्शन है वो एक आदमी का किस प्रकार से इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने में भूमिका निभाता है, इस बात पर फोकस करना चाहिए। उनके अनुसार कॉन्शसनेस या जो मेंटल लाइफ है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो चलती ही रहती है, और ये जो ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको उसके इन्वायरमेंट के साथ जोड़े रखती है। विलियम जेम्स ने आगे इस बात पर जोर दिया कि जो हैबिट्स जो हमारे अंदर पनपती है वो नर्वस सिस्टम का ही फंक्शंस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जब हम किसी एक्टिविटी को बार बार करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और अगली बार जब हम उस काम को करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है और हमें पता ही नहीं होता कि ये कब हुआ है।
तो कहने का मतलब नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कोई भी घटना जब बार बार होगी तो वो बिना कॉन्शियसनेस को ध्यान में रहे हुए एक हैबिट का रूप धारण कर लेगी। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनलिज्म के अंतर्गत माइंड कैसे फंक्शन करता है इस बात पर तो फोकस किया ही गया था। इसके साथ ही मेंटल लाइफ, कहने का मतलब नर्वस सिस्टम जो है, इसको फोकस किया गया था। इसके साथ ही विलियम जेम्स ने लर्निंग के अंतर्गत इंटरेस्ट का क्या रोल है उस पर भी जोर दिया। उन्होंने लिखा कि एजुकेशन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे नर्वस सिस्टम को हमें अपना दोस्त बनाना चाहिए, अपना दुश्मन नहीं। तो फंक्शनलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इसने स्ट्रक्चरलिज्म की माइंड की स्ट्रक्चर्स या माइंड के बेसिक एलिमेंट्स को नकारते हुए इस बात पर फोकस किया कि माइंड कैसे फोकस करता है। विलियम जेम्स के अलावा जो फंक्शनलिस्ट हुए वो थे जॉन डीवी, जे.एम. कैटल, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक और आर.एस. वुडवर्थ। जॉन डीवी ने अपनी एक बुक लिखी साइकोलॉजी के नाम से। इसमें उन्होंने आर्ग्यू दिया कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो है वो ऑर्गेनिज्म की इस प्रकार से स्टडी है कि ये एनवायरनमेंट के साथ कैसे फंक्शन करता है। अब हम देखते हैं कि फंक्शनलिज्म का एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि फंक्शनलिज्म माइंड के फंक्शन पे फोकस करता था, तो टीचिंग लर्निंग मेथड्स के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग जो है वो फंक्शनलिज्म का योगदान है, करके सीखना। फंक्शनलिज्म ने इस बात पर फोकस दिलवाना स्टार्ट किया कि बच्चों की क्या अलग अलग नीड्स है, उनके डिफरेंट एज लेवल्स पर, उसको समझ के ये टीचिंग लर्निंग करवाई जाए। इसके साथ ही फंक्शनलिज्म ने पाठ्यक्रम के निर्माण में जो कंटेंट की जो फंक्शनल एबिलिटी जो है उस पर फोकस किया। फंक्शनलिज्म का मानना यह था कि पाठ्यक्रम में उन्हीं चीजों को शामिल करना चाहिए जिनको बच्चे सीखकर एवरीडे लाइफ में अप्लाई कर सके। जॉन डीवी जैसे फंक्शनलिस्ट ने इस बात पर फोकस किया कि जो एजुकेशन और टीचिंग मेथड्स का जो फोकस है वो सब्जेक्ट मैटर पर न होकर स्टूडेंट्स की नीड्स जो है उस पर फोकस होना चाहिए। इसी वजह से लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच जो है उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ। इसके साथ ही इवोल्यूशन या मेजरमेंट जो था वो फंक्शनलिज्म ने काफ़ी समृद्ध किया। इसके पीछे वजह ये थी कि फंक्शनलिज्म ने ऐसे टेक्निक्स और डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करवाया जिससे इवोल्यूशन और मेजरमेंट जो है वो आसानी से किया जा सकता, जैसे क्वेश्चनायर है, इन्वेंट्री है, मेंटल टेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे बिहेवियर डिस्क्रिप्शन के जो ऑब्जेक्टिव मेथड जो है उनको डेवलप करवाने में भूमिका निभाई। साधारण भाषा में कहें तो आज प्रश्नावली विधि जो हम देखते हैं वो फंक्शनलिज्म की ही देन है। फंक्शनलिज्म के माध्यम से ही ऑर्गेनिज्म का जो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट है उसके अध्ययन का रास्ता खुला। इंडिविजुअल की प्रॉब्लम की स्टडी के साथ साथ नॉर्मल और एबनॉर्मल सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना, एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में शामिल होना फंक्शनलिज्म की ही देन है। तो इस प्रकार से ये थे इस वॉल्यूम के अंतर्गत स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जहां हम दूसरे स्कूल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।